गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विपिन सर, जीएस डिस्कवरी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम यूके पीएससी की आगामी परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 1857 की क्रांति को डिस्कस किया। आज आधुनिक भारत की एक और घटना डिस्कस करेंगे जिसमें कांग्रेस की स्थापना और उसके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जुड़े हुए हैं। क्योंकि परीक्षाओं के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए सबसे पहले कांग्रेस को स्थापित करेंगे, उसके पश्चात इसके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ए.ओ. ह्यूम की अगर हम बात करें तो इनसे संबंधित दो तीन फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। ए.ओ. ह्यूम को पक्षी विशेषज्ञ के तौर पर प्रसिद्धि प्राप्त थी। यह स्कॉटलैंड का निवासी था और एक असैनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता था। मतलब कहने का मतलब था कि यह भारतीय सिविल सेवा सर्विस से रिटायर अधिकारी था, अर्थात यह एक असैनिक अधिकारी था। स्कॉटलैंड का मूल निवासी, पक्षी विशेषज्ञ था। एक समाचार पत्र से ये जुड़े हुए थे जिसका नाम था लोकमित्र समाचार पत्र। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत भी कहा जाता है, क्योंकि यह शिमला में अधिकांश समय व्यतीत करते थे, लिहाजा इनको शिमला का संत या फिर हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया है। तो ये दो तीन फैक्ट हैं जो ए.ओ. ह्यूम से संबंधित आप ध्यान रख सकते। इसके अलावा ए.ओ. ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, कांग्रेस स्थापित हो चुकी है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन डिस्कस करेंगे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में देखें तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में दो तीन सिद्धांत प्रमुख हैं, लेकिन उनमें से मैं केवल एक ही सिद्धांत डिस्कस करूंगा, वो है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत में लाला जी का कहना है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने हितों की रक्षा के लिए करी है, अर्थात अपनी सेफ्टी या फिर सुरक्षा के तौर पर अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना करी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत में लाला लाजपत राय का मानना है कि भाई कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए करी, ताकि भविष्य में 1857 जैसी क्रांति या विद्रोह ना हो। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, एक राष्ट्रीय संघ बनाएंगे और इस राष्ट्रीय संघ के माध्यम से हम भारत में जो भी विद्रोह होंगे, आंदोलन होंगे, उनको सरलता से काबू कर सकते। इसी उद्देश्य के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना करी थी, ऐसा मानना है लाला लाजपत राय का सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के तहत। तो चलिए, कांग्रेस स्थापित हो चुकी है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे महाराष्ट्र में आयोजित होना था, लेकिन यहां पर प्लेग नामक बीमारी फैल गई, जिसके चलते कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया, जबकि पहला महासचिव किसे बनाया गया? ए.ओ. ह्यूम को पहला महासचिव बनाया गया, जो कि कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें से भी सबसे ज्यादा कौन से व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे? तो सबसे ज्यादा इसमें वकील लोग शामिल थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था, पीसीएस में शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस के अधिवेशन सत्र के दौरान, यानी कांग्रेस की स्थापना अधिवेशनों के दौरान कौन सा राष्ट्रवादी नेता शामिल नहीं था या उपस्थित नहीं था? तो इसका आंसर था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आइए देखते हैं क्यों उपस्थित नहीं थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिस समय कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन हो रहे थे 1885। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने 1876 में एक पार्टी स्थापित करी थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन के अखिल भारतीय सम्मेलन होते थे और 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1885 में कलकत्ता में आयोजित की गई। इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अध्यक्ष था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया गया। तो यही कारण था
क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1885 की अध्यक्षता करने कलकत्ता में उपस्थित थे, इसीलिए वह कांग्रेस के स्थापना वर्ष के दौरान मुंबई में शामिल नहीं हो पाए या फिर उपस्थित नहीं हो पाए। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता भविष्य में दोबारा पूछा जा सकता है। तो चलिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो चुका है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 434 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें से भी 33 सदस्य मुस्लिम समुदाय से शामिल थे, जबकि पहले अधिवेशन में मात्र 2 सदस्य ही शामिल थे मुस्लिम समुदाय से। दूसरे अधिवेशन में 33 सदस्यों ने भाग लिया था, जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे। 1886 कलकत्ता अधिवेशन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधियों को अपने गार्डन में आमंत्रित किया गया और वहां पर टी पार्टी दी गई। इस घटना को टी पार्टी, गार्डन पार्टी या फिर उद्यान भोज कहा जाता, जो कि लॉर्ड डफरिन के द्वारा 1886 कलकत्ता अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधियों को दिया गया। आगे जाकर लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों की एक संस्था महज है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1886 में एक और फैक्ट ध्यान रखेंगे, इस समय उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी ने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था कांग्रेस के। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन प्रयागराज कांग्रेस का चौथा अधिवेशन प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में 1888 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल को नियुक्त किया गया, जो कि पहले यूरोपियन व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन बंबई में स्थापित हुआ 1889। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन बंबई में 1889 में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न को बनाया गया, जो कि दूसरे यूरोपीय व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन की अगर 2-3 घटनाओं पर बात करें तो यह पहला अधिवेशन था जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया। दूसरी घटना, हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन है, इसका एक सदस्य जिसका नाम था चार्ल्स ब्रेडला। तो चार्ल्स ब्रेडला हाउस ऑफ कॉमन्स का एक मेंबर था जिसने कांग्रेस की 1889 बंबई अधिवेशन में अपना योगदान दिया या फिर प्रतिनिधित्व करा था। इसके अलावा विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक समिति लंदन में स्थापित की गई, जिसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, 1889 में स्थापित हुई। इसका एक समाचार पत्र था इस समिति का, जिसका नाम था इंडिया, या फिर कहीं पर आपको इंडियन मिलेगा। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना लंदन में क्यों की गई? ताकि भारत की जो समस्याएं हैं, भारत के जो मुद्दे हैं, उनसे ब्रिटेन की संसद को अवगत किया जा सके। इसी उद्देश्य के लिए विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना लंदन में की जाती है। और ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था इंडिया या फिर इंडियन। तो ये 2-4 फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा 4 ऐसे यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, तो चारों के नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन। ये 4 यूरोपीय व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। पहले जॉर्ज यूल 1888 में, विलियम वेडरबर्न 1889 के बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष बने, और ये इकलौता यूरोपीय व्यक्ति था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार करी। इसके अलावा अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन, इन चारों व्यक्तियों के नाम आप ध्यान रखेंगे जो कि यूरोपीय थे और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता धारण करी। कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। इस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशनों को संबोधित किया गया। इस महिला का नाम कादम्बिनी गांगुली था, जो कि मूल रूप से बंगाल से संबंध रखती थी और इनको भारत की पहली स्नातक महिला होने का गौरव भी प्राप्त है। इसके पश्चात हम 1896 और 1911 दोनों अधिवेशनों को एक साथ ध्यान रख सकते हैं। 1896 कलकत्ता अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। रहीमतुल्लाह सयानी की अगर हम बात करें तो यह दूसरा मुस्लिम व्यक्ति था जो कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त हुआ, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है।
वर्ष 1911 कलकत्ता अधिवेशन पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिस इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन को कब अपनाया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके पश्चात हम 1905 का बनारस अधिवेशन देखेंगे। बनारस अधिवेशन 1905, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मन से बंगाल विभाजन का विरोध जताया गया और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया गया। दरअसल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिसके चलते कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में बंगाल विभाजन का विरोध किया और बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया था, उसका भी यहाँ पर समर्थन किया गया। इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे जब बंगाल विभाजन पढ़ा जाएगा। बनारस अधिवेशन के बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 के दौरान करा था। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज या फिर स्वयं का शासन या फिर अपना राज। 1906 के अधिवेशन के बाद आप ध्यान रखेंगे 1917, 1925 कानपुर अधिवेशन, 1933 कलकत्ता अधिवेशन। ये तीनों अधिवेशन महत्वपूर्ण हैं, तीनों को एक साथ ध्यान रखेंगे क्योंकि इस तीनों अधिवेशनों की अध्यक्षता महिलाओं के द्वारा की गई। कांग्रेस के इतिहास में केवल 3 ही महिलाएं हुई जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। 1925 कानपुर अधिवेशन यूपी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। यह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। 1933 का अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता नेली सेन गुप्ता के द्वारा की गई। यह तीसरी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता धारण की, नेली सेन गुप्ता। तो कुल मिलाकर 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता धारण की। पहली महिला एनी बेसेंट, दूसरी सरोजिनी नायडू, तीसरी नेली सेन गुप्ता। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता धारण की। 1925 कानपुर अधिवेशन यूपी में संपन्न हुआ था। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन चलाया जाता है 1916 में, उसको हम आगे देखेंगे डिटेल से। इसके पश्चात आप कौन कौन से आंदोलन ध्यान रखेंगी? 1907 और 1916, ये 2 अधिवेशन आप एक साथ ध्यान रखेंगे। 1907 का अधिवेशन सूरत गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के मध्य मतभेद उत्पन्न हुआ और मतभेद के चलते कांग्रेस 2 विचारधाराओं में बंट गई, गर्मपंथी और नरमपंथी। गर्मपंथी विचारधारा के लोगों में अगर हम बात करेंगे तो इसमें लाल बाल पाल के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये मुख्यतः आपके गर्मपंथी विचारधारा के नेता कहे जाते हैं। दूसरा दल था नरमपंथी विचारधारा। तो नरमपंथी विचारधारा के उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के गुरु भी रह चुके हैं, रास बिहारी घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये आपके नरमपंथी विचारधारा के लोग थे। तो कांग्रेस सूरत अधिवेशन में 2 विचारधाराओं में बंट गया, गर्मपंथी विचारधारा और नरमपंथी विचारधारा। सूरत अधिवेशन का आंखों देखा हाल एक ब्रिटिश पत्रकार ने देखा, जिसका नाम था H.W. नेविंसन। H.W. नेविंसन एक ब्रिटिश पत्रकार था। उसने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार सूरत में कांग्रेस के गर्मपंथी और नरमपंथी दलों के बीच मतभेद हुआ। तो इसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? H.W. नेविंसन। इस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, जब हम बंगाल विभाजन पढ़ेंगे वहां पर भी H.W. नेविंसन का जिक्र किया जाएगा। अगर हम 1916 लखनऊ अधिवेशन की बात करेंगे तो यह लखनऊ में संपन्न हुआ और इसके अध्यक्ष A.C. मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार थे। लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के गर्मपंथी दल और नरमपंथी दल पुनः एक हो गए। कौन से अधिवेशन में? 1916 लखनऊ अधिवेशन।
1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस दो विचारधाराओं में बंट गया था, वही कांग्रेस 1916 लखनऊ के मंच पर पुनः एक हो गया। अर्थात कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ? 1907 सूरत अधिवेशन। दूसरी घटना की अगर हम बात करेंगे 1916, तो इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ जिसे इतिहास में लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। दरअसल 1909 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था मार्ले मिंटे सुधार। मार्ले मिंटे सुधार के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू करी और मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो मुस्लिम समुदाय तो इससे संतुष्ट थी क्योंकि उसका विकास था। अगर वो अलग संस्था बनाएगी, अलग प्रकार से उनके चुनाव होंगे, पृथक उनको चुनाव दिया जाएगा, तो उसका लिए फायदा था। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध जताया कि अगर संप्रदाय के आधार पर भारत में चुनाव की व्यवस्था लागू हो गई तो इसके चलते आज मुस्लिम लीग है, कल कोई अन्य संप्रदाय आगे आएगा और उसके लिए भी अलग चुनाव होंगे, तो इस प्रकार भारत कई भागों में बंट जाएगा। तो इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध जताया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। लिहाजा 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इस पैक्ट के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया है और 30 सालों के बाद 1947 में भारत पाकिस्तान जैसे दो राष्ट्रों का जन्म होता। तो कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान जो दो राष्ट्र बने हैं उसके पीछे एक प्रमुख उत्तरदायी कारण 1916 का लखनऊ पैक्ट भी माना जाता है, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को एक्सेप्ट कर लिया। तो 1916 के अधिवेशन को आप दो बातों के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखना: कांग्रेस का एकीकरण, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसी अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा भी दिया गया था। और इसी 1916 अधिवेशन के दौरान भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसको हम आगे फिर कभी देखेंगे। इसके पश्चात आप ध्यान रखेंगे 1919 का अधिवेशन जो कि अमृतसर पंजाब में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को चुना गया। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 अमृतसर अधिवेशन संपन्न हुआ। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं भी सामने हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसी ने करी? आप आंसर करेंगे मोतीलाल नेहरू के द्वारा। यह अधिवेशन दो बातों के लिए महत्वपूर्ण है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक भारत के एक राष्ट्रवादी नेता रहे हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया? अमृतसर अधिवेशन 1919। अंतिम रूप से इसीलिए क्योंकि 1920 में इनका देहांत हो जाता है। तो लास्ट टाइम ये कौन से अधिवेशन में उपस्थित थे? 1919 अमृतसर अधिवेशन। दूसरी घटना की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी घटना उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड से कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में किन नेताओं के द्वारा भाग लिया गया, तब आप आंसर करेंगे बैरिस्टर मुकुंदलाल, अनसुया प्रसाद बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मोहन सिंह मेहता। ये पांच नेता कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड के संदर्भ में कि उत्तराखंड से किन नेताओं ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। आपका आंसर रहेगा ये पांच नेता: बैरिस्टर मुकुंदलाल, अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और मोहन सिंह मेहता। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए कि ब्रिटिश गढ़वाल से उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल से कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में किन नेताओं ने भाग लिया, तब आपका आंसर केवल बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनसुया प्रसाद होगा। जब उत्तराखंड के संदर्भ में पूछेगा तब आपका आंसर इन पांचों में से जो भी होगा आप आंसर कर सकते। लेकिन अगर केवल ब्रिटिश गढ़वाल की बात करेगा कि ब्रिटिश गढ़वाल से कौन शामिल थे, तब आपका आंसर बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनसुया प्रसाद बहुगुणा होगा। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। 1919 के अधिवेशन के बाद अगर हम बात करेंगे तो 1920 का अधिवेशन। 1920 में दो अधिवेशन होते हैं। एक विशेष अधिवेशन होता जो कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को नियुक्त किया गया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में
कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया और इसे पारित भी कर दिया गया। क्योंकि 1920 में गांधी जी के द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, तो असहयोग आंदोलन का जो पहला प्रस्ताव था वह कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पारित किया गया। इसे पुनः कांग्रेस के नियमित अधिवेशन 1920 नागपुर अधिवेशन में पारित किया जाएगा। यानी पहली बार पारित कहां पर हो रहा? कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। इसे पुनः पूर्ण रूप से पारित कहां पर किया जाएगा? नागपुर अधिवेशन, जो कि महाराष्ट्र में हुआ, जिसके अध्यक्ष बी राघवाचारी थे। तो बी राघवाचारी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को दोबारा पुनः पूर्ण रूप से पारित किया गया। पूर्ण रूप से पारित किया गया। अगर हम 1920 नागपुर अधिवेशन के अन्य घटनाक्रम की बात करेंगे तो इसमें पहली बार भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई और नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी नीति को पहली बार स्पष्ट करा था। तो नागपुर अधिवेशन 3 घटनाक्रमों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें आप देख सकते एक असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण रूप से पारित किया गया। अध्यक्ष कौन थे? बी राघवाचार्य। नागपुर कहां पड़ता? महाराष्ट्र में। दूसरा, पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। तीसरा घटनाक्रम है कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट की है। तो क्वेश्चन पूछा जाता कि कांग्रेस ने रियासतों के प्रति, भारत में जो रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, उनके प्रति अपनी नीति स्पष्ट की है। कौन से अधिवेशन के दौरान? तो नागपुर अधिवेशन 1920। अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो उत्तराखंड से बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल नागपुर अधिवेशन में सम्मिलित हुआ था। क्योंकि इस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा है, तो कहीं न कहीं जो उत्तराखंड के नेता थे उन्होंने भी कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लिया कि भाई हम उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन चलाएं, क्या चलाया जाए। तो गांधी जी के सुझाव पर जब बद्रीदत्त पांडे ने देखा कि गांधी जी ने बद्रीदत्त पांडे को कहा कि आपके क्षेत्र में जो कुप्रथाएं हैं आप उनके रूप में असहयोग आंदोलन चला सकते हैं। तो नागपुर अधिवेशन से लौटने के पश्चात बद्रीदत्त पांडे ने उत्तराखंड के क्षेत्रों में कूली बेगार आंदोलन शुरू करा था। 13-14 जनवरी 1921 को सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में 4000 लोगों की उपस्थिति में प्रण लिया गया, प्रतिज्ञा ली गई और कूली बेगार से संबंधित जो दस्तावेज थे वो सरयू नदी में बहा दिए गए। तो इस प्रकार भारत में जब 19 असहयोग आंदोलन चला तो उत्तराखंड में बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में उसे कूली बेगार आंदोलन के रूप में चलाया जाता है। इसके पश्चात आप ध्यान रखेंगे 1922 का अधिवेशन, 1923, 1924, ये 3 अधिवेशन आप एक साथ ध्यान रख सकते हैं। 1922 का अधिवेशन गया बिहार में संपन्न हुआ और अध्यक्ष CR दास थे, चित्तरंजन दास। दरअसल 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके कारण बहुत सारे जो कांग्रेसी नेता थे वो असंतुष्ट हो गए। उन्हीं में से एक CR दास थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। तो जिस समय ये 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे तो इन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के पश्चात इन्होंने वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करा। कौन सी पार्टी गठित की? स्वराज पार्टी। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1923 ईस्वी में। फिर 1923 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ जो कि विशेष अधिवेशन था और यह दिल्ली में संपन्न हुआ। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बनाया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस का वह व्यक्ति जो सबसे युवा अध्यक्ष था तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिन्होंने 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करी। इसी अधिवेशन में 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता दी गई। स्वराज पार्टी को मान्यता दी गई कौन से अधिवेशन में? 1923 के विशेष अधिवेशन जो कि दिल्ली में हुआ और अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 1924 का अधिवेशन बेलगाम कर्नाटक में हुआ जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। ये पहला अवसर था जब गांधी जी ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करी। वो था बेलगाम अधिवेशन जो कि कर्नाटक में संपन्न हुआ वर्ष 1924। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य एक वार्ता हुई जिसे गांधी दास पैक्ट भी कहा जाता। गांधी दास पैक्ट, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ था
किसको लेकर? स्वराज पार्टी को लेकर, क्योंकि 1924 में जब गांधी जी आए तो इन्होंने सबसे पहले CR दास से मुलाकात करी और कहा कि ठीक है भाई, आपने अगर अलग पार्टी बना दी है स्वराज पार्टी, ठीक है, उसको मान्यता भी दी जाती है, लेकिन आपके आपसे एक शर्त है, जो ये स्वराज पार्टी है ये कांग्रेस का हिस्सा बनकर काम करेगी, ना कि कांग्रेस से हटकर। तो इसको CR दास ने स्वीकार कर लिया था, इसे ही गांधी दास पैक्ट कहा जाता था। तो मूल रूप से महात्मा गांधी और CR दास के मध्य मूल रूप से महात्मा गांधी और CR दास के मध्य जो समझौता हुआ उसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता। इसी में बात की गई कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का अंग बनकर या कांग्रेस का हिस्सा बनकर आगे कार्य करेगी। ये इस प्रकार की बातें कहाँ की गई? गांधी दास पैक्ट, जो कि गांधी जी और CR दास के मध्य संपन्न हुआ। इसके पश्चात आप ध्यान रखेंगे 1929 का अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन। 1929 का अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन की 3 प्रमुख घटनाएं आप ध्यान रखेंगे। पहली घटना है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई, अर्थात पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज के शब्द यानी कि जो इसका परिभाषा थी उसको स्पष्ट किया गया कि आज से पूर्ण स्वराज का मतलब होगा पूर्ण आजादी या फिर पूर्ण स्वतंत्रता। जबकि स्वराज शब्द सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रयोग में लाया गया। जबकि स्वराज नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कहां पर? 1916 लखनऊ अधिवेशन के दौरान। 1929 लाहौर अधिवेशन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है, इस समय भारत का पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रावी नदी के तट पर रात्रि को 12 बजे भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया नेहरू के नेतृत्व में। तीसरी घटना की अगर हम बात करेंगे, इसी अधिवेशन लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं ने घोषणा की कि आने वाली 26 जनवरी को हम भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। ध्यान रखना 1930 में कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। तो ये सारी घटना किसकी है? 1929 की। अगर हम 1931 के कराची अधिवेशन की बात करेंगे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन 1931 के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार पारित किया गया? 1931 कराची अधिवेशन, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़े तो हम बात करेंगे 1937 के अधिवेशन। ये तीनों अधिवेशन आप एक साथ ध्यान रखेंगे, 37, 38, 39। 1937 का अधिवेशन पहला अधिवेशन था जो गांव में किया गया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में किया गया वो था 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू। ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेलगाम। तो बेलगाम में आपको गांव शब्द दिख रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान रखना, बेलगाम गांव में संपन्न नहीं हुआ, ये एक शहर है जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। गांव में संपन्न होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। समय था वर्ष 1937। 1938 का अधिवेशन दूसरा अधिवेशन था जो गांव में किया जा रहा, और ये कहां पर हुआ? गुजरात। गुजरात के हरिपुरा में 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। इसी अधिवेशन में नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय नियोजित समिति का गठन किया गया, जिसे हम नेशनल प्लानिंग कमीशन कहते हैं। हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमीशन अर्थात राष्ट्रीय नियोजित समितियों का गठन किया गया। और इसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय नियोजित समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम 1939 के अधिवेशन की बात करेंगे तो 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। त्रिपुरी महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। इसे त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। दरअसल हुआ यूं था कि 1939 का जो अधिवेशन त्रिपुरी में संपन्न होना था,
त्रिपुरी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए दो विचारधाराएं थी। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करें, जबकि गांधी जी के नेतृत्व में कुछ नेताओं का मानना था कि पट्टाभी सीतारमैया को 1939 त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाए। तो मतभेद व्यापक हो गया, लिहाजा बाद में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाने पड़े। और चुनाव किस किस के मध्य हुआ? सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। इलेक्शन का जब परिणाम निकला तो सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में निकला, पट्टाभी सीतारमैया पराजित हो गए। तो इस प्रकार अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ कौन से अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। चुनाव के पश्चात कौन अध्यक्ष बने? सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव जीते और यह अध्यक्ष बने, लेकिन बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इनके त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगला अध्यक्ष चुना गया। तो ये डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कि त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दिया तो किस नेता को अध्यक्ष चुना गया? ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। तो तीनों अधिवेशन आप एक साथ ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। इसके पश्चात आप 1940 का अधिवेशन ध्यान रखेंगे, जो कि रामगढ़ झारखंड में संपन्न हुआ और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? मौलाना अब्बुल कलाम आजाद। मौलाना अब्बुल कलाम आजाद। मौलाना अब्बुल कलाम आजाद 1940 रामगढ़ झारखंड अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जो कि 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और इस सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन थे? मौलाना अब्बुल कलाम आजाद। और सबसे अधिक समय तक यानी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अब्बुल कलाम आजाद, क्योंकि यह 1940 से 1945 तक कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। क्योंकि इस अवधि के दौरान कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, तो इसीलिए लगातार 6 वर्षों तक कौन अध्यक्ष रहे? मौलाना अब्बुल कलाम आजाद 1940 से 1945। अगर हम 1946 की बात करें तो 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहां पर? मेरठ, यूपी में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसे दी गई? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। मेरठ अधिवेशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। यही भारत की आजादी के समय यही अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत की आजादी के समय कौन अध्यक्ष था कांग्रेस का? तो भारत की आजादी के समय जेबी कृपलानी ही भारत के अध्यक्ष रहे, क्योंकि 1947 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। लिहाजा जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उस समय पे अध्यक्ष किसे ही माना गया? जेबी कृपलानी को। फिर 1948 का अधिवेशन ध्यान रखेंगे। 1948 का अधिवेशन कहां पर? जयपुर, राजस्थान में संपन्न हुआ और इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। पट्टाभी सीतारमैया। तो ध्यान रखना, 1940 रामगढ़ अधिवेशन झारखंड में हुआ। मौलाना अब्बुल कलाम आजाद थे जो 1945 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे। 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया। जेबी कृपलानी भारत की आजादी के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि 1947 में कोई भी नियमित अधिवेशन नहीं हुआ। जबकि 1948 में भारत जब आजाद हुआ तो 1948 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जयपुर, राजस्थान में, इसका अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। हालांकि इसके बाद भी वर्तमान में भी कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं, तो वो इतना महत्वपूर्ण है नहीं। इसके अलावा दो अधिवेशन और ध्यान रखेंगे। 1912 बांकीपुर अधिवेशन जो कि बिहार में संपन्न हुआ और 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन जो कि असम में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने नियम बनाया कि आज से कांग्रेस के सभी प्रतिनिधियों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए खाकी वस्त्र यानी खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया? गुवाहाटी अधिनियम, गुवाहाटी अधिवेशन 1926, जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। जबकि 1912 बांकीपुर बिहार अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष रंगनाथ नरसिंह मधोलकर थे। इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा एओ ह्यूम को कांग्रेस का जनक घोषित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है एओ ह्यूम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का जनक घोषित किया गया? आप आंसर करेंगे बांकीपुर अधिवेशन 1912, जिसके अध्यक्ष रंगनाथ नरसिंह मधोलकर थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन थे जो डेफिनेटली आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं आगामी यूकेपीएससी की परीक्षाओं के लिहाज से, क्योंकि आपसे अगर कोई भी प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो डेफिनेटली आपसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे।
तो कुल मिलाकर ये थे कांग्रेस की अधिवेशनों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसको बेहतर तरीके से तैयार करोगे तो डेफिनेटली इसका आपको लाभ भी देखने को मिलेगा आगामी परीक्षाओं में।